इंडिया में 90% लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब जब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइड है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इन्फ्लेशन सिर्फ बुरा है, मगर इसके बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि इन्फ्लेशन जीरो क्यों नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि खुद गवर्नमेंट भी इसे जीरो नहीं करना चाहती? तो आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वेलकम टू इन्फ्लेशन सीरीज पार्ट 1। इन्फ्लेशन की मेनली दो डेफिनेशंस हैं जो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। फर्स्ट है प्राइस बेस्ड डेफिनेशन और सेकंड है मनी बेस्ड डेफिनेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइस बेस्ड डेफिनेशन जो कि काफ़ी कॉमन है, फिर हम डिस्कस करेंगे मनी बेस्ड डेफिनेशन जो कि 90% लोग नहीं जानते। इन्फ्लेशन की प्राइस बेस्ड डेफिनेशन का मतलब है जब भी ज़्यादातर चीज़ों के जनरल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि दूध, सब्जी, पेट्रोल, कपड़े, ये सारे महंगे हो रहे हैं। मान लीजिए पिछले साल दूध का प्राइस 50 रुपीज़ था, इस साल वो 60 हो गया और अगले साल 65 हो गया। इसका मतलब है दाम लगातार बढ़ रहे हैं, चीज़ों के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। सो इस डेफिनेशन के अनुसार हमारा जो फोकस है वो जा रहा है चीज़ों के प्राइस पर, जहाँ प्राइस एक फोकल वर्ड बन रहा है, ना कि मनी की वैल्यू। सो इन्फ्लेशन की मनी बेस्ड डेफिनेशन के अनुसार आपकी जो पैसे की खरीदने की शक्ति है, जिसे हम परचेजिंग पावर भी कहते हैं, वो कम हो जाती है। यानी उतने ही पैसे में पहले के मुकाबले आपको चीज़ें कम मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पिछले साल 50 रुपये में 1 किलोग्राम शुगर खरीदी। अगर इस साल आपको सिर्फ 800 ग्राम शुगर मिल रही है, इसका मतलब है आपके पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार हमारा जो फोकस है वो जा रहा है पैसे की वैल्यू पर, ना कि गुड्स के प्राइसेस पर। दिस इज टाइम फॉर प्रैक्टिकल एडवाइस। देखिए, इकोनॉमिक्स के अनुसार इन्फ्लेशन की जो मनी बेस्ड डेफिनेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट और डीप है। देखिए, इन्फ्लेशन का सही मतलब है कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। अगर आप अपने पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपको अपना फोकस पैसे की वैल्यू पर करना होगा, ना कि सिर्फ गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस पर। देखिए, इसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपना 1 लाख रुपया आज स्टोर कर लिया है और आप कह रहे हैं कि मैं अगले साल इसको स्पेंड करूँगा। अगर इन्फ्लेशन 6% के रेट से बढ़ती है तो आपका पैसा नेक्स्ट ईयर 94,000 रह जाएगा। इसीलिए इसको एक मॉन्स्टर कहते हैं जो आपके पैसे की वैल्यू को खा जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन रीजंस। फर्स्ट टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब देश में चीज़ों की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं सब लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन मार्केट में चीज़ें उपलब्ध नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका सिंपल लॉजिक क्या है? जब भी डिमांड लार्जर देन सप्लाई। तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है? मान लीजिए बैंक्स ने लोन को सस्ता कर दिया और सब लोग घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में उतने घर अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा? जो बिल्डर हैं वो नेचुरली अपने दाम को, घर के दाम को बढ़ा देंगे। तो अगर घर की डिमांड ज़्यादा हो गई और उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है तो इसकी वजह से होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के मेन कारण। देखिए, जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है या फिर उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वो नेचुरली ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है। सेकंड, जब भी गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा स्पेंड करती है, इससे भी डिमांड बढ़ती है। थर्डली, जब भी लोन सस्ता होता है, जहाँ लोगों के पास लोन की ज़्यादा ऑप्शंस हैं और लोग ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, इससे भी डिमांड काफ़ी बढ़ती है और लोग ज़्यादा खर्चते हैं, इसके कारण हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है मार्केट में या लोगों के पास, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है जो इन्फ्लेशन की आग को और भी बढ़ाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का दूसरा टाइप या इन्फ्लेशन का दूसरा कारण, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट या किसी चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है और कंपनी अपना प्रॉफिट या मुनाफे को बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ा देती है। अभी हम देखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की एक रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए कोई पेंट कंपनी है, जैसे कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट। पेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है ऑयल।
अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये कंपनीज अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए क्या करती हैं कि जो पेंट प्रोडक्ट होंगे उनके प्राइसेस भी बढ़ा देंगी। तो इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से पेंट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो आपके जो पेंट प्रोडक्ट होंगे रिटेल पर वो भी महंगे हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के मेन कारण। फर्स्ट, जब भी एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं और कंपनी उस डिमांड को फुलफिल कर देती है, इससे कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। सेकेंडली, जब भी कोई रॉ मटेरियल जैसे कोल, ऑयल, मेटल, जब भी ऐसा इम्पोर्टेड मटेरियल महंगा होता है उसके दाम बढ़ते हैं, इससे भी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। थर्डली, किसी नेचुरल डिजास्टर के टाइम जब वॉर होती है, इस टाइम पर जैसे कि कोरोना आया था, उस टाइम पर जब सप्लाई शॉक्स लगते हैं उसकी वजह से भी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो आज का हमारा जो लास्ट टाइप है वो है वेज प्राइस स्पाइरल। ऐसी महंगाई हमें तब देखने को मिलती है जब भी किसी कंपनी में एम्प्लॉय की वेजेस को बढ़ाने से कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी बढ़ाना पड़ता है। तो फिर जो लोग होते हैं वो अपनी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए सैलरी में और इंक्रीज़ की डिमांड करते हैं। तो इससे एक साइकिल शुरू हो जाता है जिसे हम वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। ये स्पाइरल तब तक ही हेल्दी है जब तक ये अंडर कंट्रोल है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है इसे विशियस साइकिल भी कहते हैं, जो विशियस सर्कल भी कहते हैं, जहाँ डिस्ट्रक्टिव सर्कल भी कहते हैं। तो इस केस में जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो इंटरवीन करते हैं विद मैनी मेजर्स ताकि इस स्पाइरल को ब्रेक किया जा सके। बट आज की वीडियो में हमारा जो फोकस है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर। अभी हम देखेंगे डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बट फॉर दैट वी हैव टू गो बैक इन वेरी पेनफुल कोरोना टाइम। देखिए, कोरोना शुरू हुआ था 2020 में, तो 2020 टू 2021 इसका फर्स्ट फेज था, तो जिसमें हमें देखने को मिली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन के कारण जो डिमांड थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई। जो लोग थे वो इंडोर रह रहे थे, ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। बट इसके बावजूद भी प्रोडक्ट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े। वाई, क्यों? देखिए, इसके कुछ मेन ड्राइवर्स थे। फर्स्टली, जो फैक्ट्रीज थी वो वर्ल्ड वाइड बंद हो गई, कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई। जो ट्रांसपोर्ट और शिपिंग थी वो लॉन्ग डिले फेस कर रहे थे। सेकेंडली, जो लेबर थी उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही थी। बहुत सारे वर्कर्स ने क्विट कर दिया ड्यू टू हेल्थ कंसर्न एंड बहुत सारे वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया गया। एंड थर्डली, जो रॉ मटेरियल था उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई और काफ़ी ज़्यादा उसके प्राइस बढ़ गए, जैसे कि मेटल, टिम्बर, सेमीकंडक्टर। तो इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी कंपनी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो उनको नेचुरली अपने जो प्रोडक्ट थे उनके प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। तो ये थी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की एक क्लासिक एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोरोना फेज़ 1। तो इसके बाद शुरू हुआ कोरोना फेज़ 2, जो चला 2021 टू 2022, जिसे कोरोना रिकवरी पीरियड भी कहते हैं। तो इस पीरियड के दौरान हमें देखने को मिली डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तब क्या हुआ था, मीन्स जब वैक्सीन बनी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उसकी वजह से लॉकडाउन ईज हुए और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मासिव स्टिमुलस चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए और इकॉनमी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट किए गए, जिसकी वजह से लोगों के पास बहुत सारा पैसा आया और जो लोगों की दबी हुई डिमांड्स थी वो एकदम एक्सप्लोड हो गई। और अगर हम यूएस की एग्जांपल लें, यूएस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा लो कर दी गई है ताकि जो बॉर्विंग है और लोगों की स्पेंडिंग है उसे इनकरेज किया जा सके, तो जिसकी वजह से हमें देखने को मिली डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि बहुत सारा पैसा सिर्फ कुछ चीज़ों को चीज़ कर रहा था। डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन थी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। अभी हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के प्रॉस एंड कॉन्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे इन्फ्लेशन के ड्रॉबैक्स। इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है, जब भी दाम बढ़ते हैं तो उसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होती है, तो आप कम चीज़ें खरीद पाएंगे। मान लीजिए अगर आपकी इनकम सेम रहती है तो फिर भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड अफेक्ट हो सकता है। इसका सेकंड ड्रॉबैक है, इन्फ्लेशन आपकी सेविंग की रियल वैल्यू को कम कर सकती है अगर महंगाई इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा बढ़ रही है। इसका थर्ड ड्रॉबैक है जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो डेली आइटम्स होती हैं, अगर उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना,
इसी की वजह से जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके बजट पर इसका काफ़ी प्रेशर आता है। इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है, जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो इसके कारण जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इकॉनमी स्लो हो जाती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के मेन बेनिफिट्स। देखिए, इसका फर्स्ट बेनिफिट है, अगर आपके पास कुछ टेंजिबल एसेट्स हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज़ या कमोडिटीज़, उसमें आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, तो आप फ्यूचर में इनके हायर प्राइसेस के कारण इनको बेच सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। इसका सेकंड बेनिफिट है, अगर महंगाई धीरे धीरे और कंट्रोल में बढ़ रही है, ये बिजनेसेस और लोगों को मनी को स्टोर करने के लिए नहीं, उसको खर्च करने के लिए एनकरेज करती है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बूस्ट होती है। इसका थर्ड बेनिफिट है, जब भी इन्फ्लेशन धीरे धीरे या कंट्रोल में एक सस्टेनेबल रेट में बढ़ रही है तो उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसके कारण मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ रही है तो कंपनीज और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण उनको और ज़्यादा वर्कर हायर करने पड़ेंगे। तो इसका फोर्थ बेनिफिट है, जैसे कि इन्फ्लेशन एक सस्टेनेबल एक कंट्रोल रेट में बढ़ रही है तो लोग कर्ज लेकर खर्च करने में काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं, जिसके कारण ओवरऑल इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होती है। तो यही कारण है क्यों वर्ल्ड वाइड जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन को जीरो पर नहीं रखना चाहती। वो हमेशा इन्फ्लेशन को एक रेंज में मेंटेन करती हैं, जो एक हेल्थी और सस्टेनेबल रेट माना जाता है, जो है 2 से 6%। जैसे कि यूएस में इसे 2% के करीब रखा जाता है और इंडिया में इसे 2% से 6% की रेंज में रखा जाता है, जो कि हेल्दी और सस्टेनेबल रेट माना जाता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। तो ये थी इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस, इन्फ्लेशन के मेन टाइप्स एंड इन्फ्लेशन के प्राइमरी प्रॉस एंड कॉन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है, और उसके लिए हमारे पास हैं मेन इंडेक्सेस सच एज WPI, PPI, CPI एंड PCE, जो कि इकोनॉमिक्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट मिस नेक्स्ट पार्ट।